कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो संविधान है वो आखिर बना कैसे? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। हम भारतीय संविधान के उस शानदार ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बेहतरीन आइडियाज आए कहां से और वो कौन सी बारीकियां हैं, यानी इसकी अनुसूचियां जो इसे काम करने लायक बनाती हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अनगिनत धर्म और संस्कृतियां हैं, उस देश के लिए एक कानून की किताब बनाना, ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी चुनौती थी जो भारत के संविधान निर्माताओं के सामने थी। उन्हें एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो हर भारतीय की उम्मीदों पर खरा उतर सके। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरह से पूरी दुनिया का एक वैचारिक टूर किया। उन्होंने दुनिया के सबसे कामयाब संविधानों को स्टडी किया और उनमें से भारत के लिए जो सबसे बेहतरीन और सबसे फिट विचार थे उन्हें चुन लिया। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सोर्स कोई विदेशी संविधान नहीं था, बल्कि हमारा अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारे संविधान की जो नींव है वो विदेशी नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वदेशी थी। करीब 65% ढांचा इसी एक्ट से लिया गया था। इसी ने हमें हमारी फेडरल व्यवस्था, जुडिशरी का स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक मजबूत बेस दिया। तो अब देखते हैं कि इस मजबूत नींव पर इमारत खड़ी करने के लिए कौन-कौन सी इंटरनेशनल चीजें चुनी गईं। और मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि हर एक विचार को भारतीय माहौल के हिसाब से ढाला। यहाँ पे ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हमने सरकार चलाने का संसदीय तरीका, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से लिया, लेकिन नागरिकों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं और एक आज़ाद जुडिशरी का आइडिया है, वो हमने अमेरिका से अपनाया। और ये जुडिशरी इतनी पावरफुल है कि वो संसद के बनाए कानूनों को भी रिव्यू कर सकती है, ताकि कोई भी कानून संविधान के बेसिक आइडिया के खिलाफ ना जाए। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमने आयरलैंड से सीखा कि एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनाया जाए, कनाडा से एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का मॉडल लिया ताकि देश की एकता बनी रहे, और ऑस्ट्रेलिया से सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर शेयर करने का तरीका सीखा। ये वाकई में एक ग्लोबल कोलैबोरेशन था। तो संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर था वो तो तैयार था, पर उसे असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए? बस यहीं पर एंट्री होती है अनुसूचियों की या शेड्यूल्स की। ये संविधान का वो हिस्सा है जहां शासन चलाने के लिए जो भी जरूरी डिटेल्स और लिस्ट्स हैं वो दी गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं, आज 12 हैं। ये छोटा सा बदलाव ही अपने आप में ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समय और ज़रूरतों के साथ खुद को बदलता रहता है। चलिए, अब कुछ सबसे जरूरी अनुसूचियों के काम को समझते हैं और देखते हैं कि ये देश के सिस्टम को कैसे चलाती हैं। 7वीं अनुसूची, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की जान है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि किन सब्जेक्ट्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जैसे डिफेंस, और किन पर स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे पुलिस। और हाँ, एक तीसरी लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ये नंबर 22 भारत की जबरदस्त भाषाई विविधता का प्रतीक है। 8वीं अनुसूची देश की 22 भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देती है, जिससे ये पक्का होता है कि हमारी भाषाई विरासत का सम्मान हो। अब देखिए, 6ठी अनुसूची इन 4 राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करती है ताकि उनकी यूनिक संस्कृति बची रहे। और इसे याद रखने का ये एक बहुत आसान तरीका है, ATMM। अब बात करते हैं शायद सबसे कंट्रोवर्शियल अनुसूची की। 9वीं अनुसूची को 1951 में इसलिए बनाया गया था ताकि जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधार जैसे जो जरूरी कानून थे उन्हें कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। ये एक तरह का लीगल सेफ्टी बॉक्स था। लेकिन इस सेफ्टी बॉक्स को भी चुनौती दी गई। कई दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1973 के बाद इस अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा अगर वो संविधान के मूल सिद्धांतों, यानी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को ही कमजोर करता हो। और आखिर में जो बाद की अनुसूचियां हैं वो डेमोक्रेसी को जमीनी स्तर पर मजबूत करती हैं। 10वीं अनुसूची आया राम गया राम वाली पॉलिटिक्स को रोकती है, मतलब नेताओं को चुनाव के बाद पार्टी बदलने से रोककर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है। और 11वीं 12वीं अनुसूची ये तो गांवों में पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं को अधिकार देकर असली सेल्फ गवर्नेंस को बढ़ावा देती हैं।
तो इस पूरे आर्किटेक्चर को देखकर हम क्या सीखते हैं? यही कि भारतीय संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी किताब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है। भारतीय संविधान एक यूनिक डॉक्यूमेंट है जिसने दुनिया भर के बेहतरीन आइडियाज को लिया और उन्हें भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला। ये नकल नहीं बल्कि एडेप्टेशन का एक शानदार उदाहरण है। तो सवाल यह है कि 70 से भी ज्यादा साल बाद ये ग्लोबल ब्लूप्रिंट भारत के भविष्य को आज कैसे आकार दे रहा है। देखिए, संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक जिंदा विचार है और इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि हम भारत के नागरिक इसके वैल्यूज को कैसे अपनाते हैं और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए इसे कैसे विकसित करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।